नमस्कार किसान भाइयों, मंडी भाव इंदौर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल सिंह चौहान। किसान भाइयों, आज आए हम तरबूज के प्लाट में और इसमें हम जानेंगे तरबूज की शुरू से स्टेज से लगाकर आखिरी तक, मतलब बीज लगाने से लगाकर हार्वेस्टिंग तक की प्रोसेस क्या होती है, क्या बीमारियां इसमें लगती है। तो चलिए जानते हैं शैलेंद्र भैया से। शैलेंद्र भैया नमस्कार। पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं शैलेंद्र सिंह चावड़ा, कृषि स्नातक इंदौर से हूँ और मैं लगभग 10 वर्ष से इस एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम जो है जानेंगे आज तरबूज की खेती में कितना बीज दर लगेगा, कितनी ड्रिप लगेगी, कितनी मल्चिंग लगेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो बात करें कि कई किसान भाइयों का प्रश्न होता है कि 1 बीघा या 1 एकड़ में ड्रिप और मल्चिंग कितनी लगती है। तो किसान भाइयों, 1 बीघे में लगभग आप मान के चलिए कि 1700 मीटर ड्रिप लगेगी और 1700 मीटर ही मल्चिंग लगेगी, मतलब लगभग 2800 मीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप और मल्चिंग लगेगी। तो इसमें तरबूज की खेती बहुत कम समय की खेती है। तो कितने दिन की खेती है तरबूज? ये लगभग 70-75 दिन की खेती है। 70 से 75 दिन जी। हाँ। इसमें मतलब तरबूज निकलने के बाद खेत से सफाई कितने दिन में हो जाती है? ये लगभग जैसे तरबूज जिस दिन अपन ने पौधा लगाया उस दिन से लगा के लगभग कुछ वेराइटियाँ 70, कुछ 75, कुछ 80 दिन की वेराइटियाँ होती है। तो इसमें अलग अलग पूरा साइज लेकर के बाहर कर सकते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग हो सकती है। 80 दिन, मैक्सिमम 80 दिन। हाँ, अब इसमें बात करें अपन बीज दर की। हाँ। तो ये प्रति बीघा या प्रति एकड़ की बीज दर की बात करें तो प्रति बीघा लगभग 200 ग्राम बीज इसका लगता है। प्रति बीघा 200 ग्राम। 200 ग्राम। अब इसमें जैसे ड्रिपर की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1-1.25 फीट आपको रखना है और बेड से बेड की दूरी लगभग 5 फीट आपको रखना है। तो बेड से बेड की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे या जो ड्रिपर की दूरी है उसके अनुसार 1-1.25 फीट के आसपास आप रख सकते हैं। तो शैलेंद्र भैया, इसमें शुरू में ही ऐसी कुछ चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए तो तरबूज की खेती कर रहे हैं किसान? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप जब तरबूज की खेती कर रहे हैं तो इसमें बेसल डोज बहुत ज़रूरी है। बेसल डोज में सल्फर, NPK की मात्रा का उपयोग करना आवश्यक है। इसके बाद में जैसे तरबूज की खेती का काफ़ी सेंसिटिव या मतलब बीमारी बहुत ज़्यादा इसमें लगती है, तो इसके लिए आप ज़मीन से कोई फफूंदनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे थाइफिड मिथाइल या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब। इसके बाद में बात करें तो बीज जो है उसका नुकीला हिस्सा आपको नीचे की ओर रखना है, जिससे बीज जल्दी जर्मिनेट होता है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये पौधा लगभग आज 5वां दिन है इसको पौधा लगाया और लगभग हर बीज आपका जर्मिनेट हो गया और बाहर आ गया है। ये 5 दिन का पौधा है? 5 दिन का पौधा है। अच्छा शैलेंद्र भैया, अब बात कर रहे हैं हम, जैसे आपने यहाँ पर मल्चिंग की बात की, तो इससे बिना मल्चिंग से उसके नुकसान क्या है और मल्चिंग लगाने के फायदे क्या है? मल्चिंग के फायदे ये हैं, एक तो आपका खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद में मॉइस्चर कंजर्वेशन, मतलब नमी बनी रहेगी बेड के अंदर। जितनी आवश्यकता है इतना आप ड्रिप के माध्यम से आप पानी दे सकते हैं। अगर आप मतलब फ्लड इरिगेशन करें तो उसमें एक निश्चित नहीं होता कि कितना पानी जाएगा प्रति पौधा। तीसरा, जब पौधा मतलब फल जब बड़ा होने लगता है तब फल सड़न की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। तो उस समस्या को कम करने के लिए, जैसे कि अब इसमें पानी केवल अंदर मल्च के अंदर ही अंदर चलेगा, बाहर की ओर नमी नहीं रहेगी। अगर नमी बाहर आएगी तो उससे फल सड़ने की समस्या देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें अभी तक हम स्टार्टिंग में आपने बताया NPK वगैरह, सल्फर वगैरह। हाँ। और कुछ इसमें चीजें जो शुद्ध बेसल डोज में उपयोग कर सकते हैं? बेसल में यही सल्फर है, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके अलावा अपन जैसे मैंने बताया आपको एक कीटनाशक ले सकते हैं। अगर आलू का खेत है तो आलू में आखिरी समय पे जैसे कंद को खाने वाली इल्ली लगती है, उसको भी आप नियंत्रण करने के लिए क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे पौधा आपने लगा दिया, उसके बाद में अभी जैसे जब ये पौधा शिशु अवस्था पे होता है तो इसमें डैम्पिंग ऑफ की शिकायत काफ़ी देखने को मिलती है। मतलब जो पौधा आर्द्र गलन, नर्सरी मतलब जैसे जस्ट पौधा उग के आया और गलन की समस्या, तो ये मुख्यतः जो होती है ये समस्या नमी की अधिकता के कारण होती है। तो जैसे शैलेंद्र भैया, इसमें आप बता रहे हैं नमी के ज़्यादा कारण से वो होता है, तो इसमें ड्रिप लगी हुई है। हाँ। तो इसमें ऐसा तो नहीं कि ये नमी ज़्यादा रखेगी? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, कई किसान भाई ड्रिपर जो यूज़ करते हैं वो 4 लीटर वाला यूज़ करते हैं। जैसे लोकल मार्केट में 4 लीटर वाली ड्रिप ज़्यादा प्रचलन में है। अच्छा। बाकी इसकी खेती के लिए आप 2.2 लीटर वाला ड्रिपर इस्तेमाल करें। 2.2 इसका बताइए ना। डिस्चार्ज मतलब जो प्रति ड्रिपर से जो पानी गिरने की जो क्षमता होती है उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। अच्छा। तो 2 लीटर 200 ml प्रति घंटे के हिसाब से जो पानी ड्रिप देती है वो इसके लिए सबसे अनुकूल ड्रिप मानी जाती है। अच्छा। तो वही ड्रिप इस्तेमाल करें। और दूसरा मतलब मॉइस्चर को देख करके पानी की वो रखें। आप इसमें ज़्यादा समय तक पानी चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पौधा है वो केवल बेड के अंदर नमी थोड़ी सी बनी रहे, बस इतने में
फसल हो जाएगी, ये हो जाएगी कि वो फसल तो बेड पे ही है अपनी। बेड के अंदर है। दूसरा इसमें एक और चीज़ है, आधी उम्र तक पानी थोड़ा सा कम कम चलाना है, जब फल साइज लेने लगे थोड़ा सा पानी बढ़ा देना है अपने मतलब को। फल इसमें स्टार्ट कब से होते हैं, कितने दिन में फल स्टार्ट हो जाते देखिए हैं? फल स्टार्ट तो मान के चलिए कि लगभग फ्लावरिंग स्टेज 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है। 1 महीने के बाद। उसके बाद में जो है एक पौधा जो है 3 से 4 फल मतलब वो फल लेता है। 3 से 4 फल। हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है परागण की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे इसमें मधुमक्खी का भी बहुत महत्व होता है। इसमें नर और मादा 2 प्रकार के फूल आते हैं। अगर परागण अच्छे से होगा तो 3 से 4 फल पौधा उठाएगा। जैसे इसमें कुछ में ज्यादा भी आते हैं पर वो बाद में ड्रॉप गल हो जाते जाते हैं, हैं। ड्रॉप तो पौधे की जितनी क्षमता होगी इतना पौधे रख करके बाकी के जितने फल रख करके बाकी के हाँ, फल वो ड्रॉप कर देता है। वो जरूरी भी है, अगर इतने फल एक साथ लगेंगे तो वो साइज नहीं ले पाते। साइज नहीं ले पाएंगे। 3 या 4 बस मैक्सिमम 4 फ्रूट एक पौधे में होना चाहिए, इससे ज़्यादा फल ठीक नहीं हाँ, रहते हैं। जैसे आपने बताया इसमें 200 ग्राम बीज लगता है 1 बीघे में, उसका क्या खर्चा आता है बीज का? लगभग देखिए लगभग 4,500 से 5,500-6,000 तक प्रति बीघा के आसपास खर्च आता है। तो बीज का खर्च वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप वैरायटी कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से आप खर्च वो कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ सलन भाई, आप देखिए हम बीज का खर्चा हो गया, इसमें मल्चिंग हो गई और ड्रिप हो गई। इसका लगाने के तौर पे शुरुआत में कितना खर्चा आता है? मल्चिंग, ड्रिप और बीज? मल्चिंग की बात करें तो मान के चलिए अच्छी कंपनी की अगर इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 15,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्च बैठ सकता है। इसमें मल्चिंग और ड्रिप दोनों आ गई? मल्चिंग और ड्रिप दोनों का है। और लगभग 5,000 मोटा मोटा आपका बीज का खर्च। हाँ। तो 20,000 रुपये में प्रति बीघा, या बीघा का कैलकुलेशन ऐसे कि एकड़ के हिसाब से बात करें तो 35-40 हज़ार रुपये एकड़ 35 से 40 हज़ार रुपये का एकड़ हम खर्च मान- बैठता है, शुरुआती खर्च। अच्छा। इसके बाद में खाद की बात करें तो समय समय पे आपको इसकी अलग अलग अवस्था होती है, जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ, इसके बाद में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, मतलब 2 तरह की इसमें ग्रोथ चलती है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ में आपको इसमें जो पौधे को बढ़वार के लिए सहायक हो उस टाइप के तत्व चलाना है। और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसमें फल के फूल टीके, फूल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम ड्रॉप हो फल, और साइज अच्छा ले, वैसा प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है। तो वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बात कर ली खर्चे की, अब इसमें उत्पादन कितना माने हम पर देखिए बीघा का? अच्छी कंपनी का शेड्यूल अगर आप चलाएंगे तो इसमें आपका उत्पादन लगभग 3 टन प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 3.5 टन प्रति एकड़ तक आ सकता है। मतलब 300 से 350 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आ सकता है। पर एकड़ की बात पर एकड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी पूरी जानकारी ले ली। अब इसमें बीमारी का प्रकोप क्या रहता है और उससे मेन बीमारी इसमें क्या है, उसको जल्दी किसान समझ पाए तो संभाल भी लेगा। क्या क्या बीमारी है और उसको कैसे रोक सके हम? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो कीट से आती है। जैसे पौधा उग के बाहर आता है तो इसमें थ्रिप्स और लीफ माइनर का अटैक लगता अच्छा, है। थ्रिप्स इसमें भी लगती है? थ्रिप्स इसमें भी आती है, इसका ग्रोथ बिल्कुल रोक देती है थ्रिप्स। अच्छा। दूसरा इसमें लीफ माइनर आता है। इसमें लीफ माइनर के लिए कई उत्पाद मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इसमें बीमारियां मुख्यतः डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। अच्छा, थ्रिप्स कब आती है ये? ये शुरुआती दौर में भी आती है और बाद में भी आ सकती है। थ्रिप्स का कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है। अच्छा। ये पौधे की आपको जो मेन जो मतलब मान के सकते हैं कि जो शाखा है उसके जो कोमल पत्ते हैं उनको आप देखेंगे तो उस पर आपको देखने को मिलेगी। आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की स्क्रीन में ऐसे झटक के आप देख सकते हो तो इस पर गिरी अच्छा, हुई इस पे जल्दी दिखेगी, आपको पता चल जाएगा कि इसमें थ्रिप्स लगी हुई है। दूसरा इसमें बीमारियों में अगर देखें तो डाउनी पाउडरी मिल्ड्यू का सबसे ज़्यादा अटैक रहता है उसके लिए। तीसरा एक और समस्या इसमें आती है, इसमें बेल फटने वाली या गमोसिस ब्लाइट। अच्छा। उसका लक्षण ये है कि आपको बेल पे फटा हुआ निशान दिखेगा, मतलब जैसे फट गई हो बेल। दूसरा उसमें से गम टाइप से निकला हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो वो समस्या 2-3 कारण होते हैं उसके। एक तो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण भी बेल फटने की समस्या आती है। दूसरा कॉपर की डिफिशियंसी के कारण, कॉपर तत्व जो होता है उसकी भी कमी के कारण से वो समस्या देखने को मिलती है। तीसरा उसमें फफूंदजनित रोग भी है वो, तो उसमें ये दोनों तीनों का नियंत्रण करना पड़ेगा अपने को। कॉपर ज़मीन से चलाना, ड्रिप से चलाना पड़ेगा, कैल्शियम ड्रिप से चलाना पड़ेगा। अगर प्रॉपर फर्टिगेशन आप फॉलो कर रहे हैं तो वो समस्या कम देखने को मिलती है। दूसरा अगर बात करें तो स्प्रे में फंगीसाइड के रूप में आप इसमें लूना एक्सपीरियंस जो आता है बायर कंपनी का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। FMC का किवालो करके प्रोडक्ट आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा नेटिव का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें पाउडरी मिल्ड्यू या भभूतिया रोग देखने को मिले
तो इसमें आप इंडेक्स जो आता है, इंडेक्स का 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करके इस चीज़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल बढ़िया नियंत्रण करता है, तो आप उसका इस्तेमाल थ्रिप्स नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर अपन बात करें लीफ माइनर की, लीफ माइनर एक्चुअल में अगर आप कोई किसी को जानकारी नहीं, तो लीफ माइनर पत्तों पे आप सांप नुमा आकार देखने को मिलता है, वो एक्चुअल में लीफ माइनर है। और उसके नियंत्रण के लिए आप एबामेक्टिन या इमामेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ये नियंत्रित हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप भी अगर तरबूज खरबूज की खेती करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारा, आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। आपको कुछ दिक्कतें आ रही हो तो वो भी कमेंट बताइएगा। आपके इस पर क्या सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।